बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। बीए जो अब एडीपी है, एडीपी आर्ट्स में जो थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसमें व्यूअर्स हमारी पोइम्स हैं, और उन पोइम्स की आज जो हम सबसे पहली पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लेजर बाय विलियम हेनरी डेविस। व्यूअर्स, ये जो नज़म है ये मुख्तलिफ सिलेबसेस में भी ये इस्तेमाल हो रही है, मतलब मुख्तलिफ बुक्स में एज ए पोइम इसको इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट ईयर में ये इस्तेमाल हुई है और उसमें इसके जो कपलेट हैं वो कम है, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन ये पोइम जो है वो फर्स्ट ईयर में भी इस्तेमाल की गई है और थर्ड ईयर में भी। जो पहले बीए थर्ड ईयर था अब वो बीए चेंज होकर एडीपी बन गया। तो हम इस लेक्चर में शायर की जिंदगी को डिस्कस करेंगे। शायर की जिंदगी के बाद पोइम को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन बनती है। उसके बाद व्यूअर्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस नज़म के अंदर पोइट ने कौन से लिटरेरी फिगर्स जो हैं इस्तेमाल किए। व्यूअर्स, ये वो लिटरेरी फिगर्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले तो वो एक्सप्लेनेशन को एग्जामिनर की ज़ौक़ के मुताबिक, एग्जामिनर की नीड्स के मुताबिक बना सकता है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा लेक्चर है पोइम नंबर 1, और पोइम नंबर 1 इज लेजर। जी व्यूअर्स, एडीपी में ये पोइम नंबर 1 है, लेजर। अच्छा, इसे लिखा विलियम हेनरी डेविस ने। व्यूअर्स, विलियम हेनरी डेविस जो हैं ये 1871 में पैदा हुए और 1940 में ये वफात पा गए। इनका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें व्यूअर्स, तो ये इनका जो ऑक्यूपेशन था, पेशा जो था, वो एज ए पोइट थे, राइटर थे और ट्रैम्प थे। ट्रैम्प कहते हैं घूमने वाले, आवारागर्दी करने वाले। ये नेशनैलिटी इनकी थी ब्रिटिश वेल्श थे, ये मतलब वेल्स से ये बिलोंग करते थे, तो ब्रिटिशर थे। इनका जो लिटरेरी पीरियड है वो 1905 से लेकर 1940 तक है, यानी कि 1905 से इन्होंने अदबी जिंदगी में कदम रखा। यॉनरा इन्होंने कौन कौन सा इस्तेमाल किया? इन्होंने लिरिकल पोइट्री को अपना यॉनरा रखा। लिरिकल पोइट्री में कोई भी बात जिसमें बयान करने वाला मौजूद हो बता दे, और उसके साथ साथ इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। अच्छा, सब्जेक्ट जो था इनकी लिरिकल पोइट्री और ऑटोबायोग्राफी का वो था नेचर, बेगिंग, द लाइफ ऑफ आ ट्रैम्प। ये तीन इनके क्या थे जी व्यूअर्स? सब्जेक्ट थे, मौजू थे। अच्छा, फिर सबसे अहम बात जो है व्यूअर्स वो ये है कि ये लिटरेरी मूवमेंट कौन सी से बिलोंग करते थे? वो थी जॉर्जियन मूवमेंट, यानी जॉर्ज। ये 5 पोइट्स थे जिन्होंने एक खास किस्म की पोइट्री बयान की। उसमें उन्हीं को इन्होंने, विलियम हेनरी डेविस जो हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया, फॉलो किया। व्यूअर्स, अब अगर हम इसमें देखें कि फितरत, अगर हम इस नज़म को देखें लेजर को, तो इसमें फितरत का आंसर पाया जाता है। उसके अलावा इन्होंने अगर इसका मीनिंग देखें ना तो फुर्सत कहते हैं, फ्री टाइम। तो इनका जो है लैंडमार्क है, इनकी जो लिटरेरी वर्क है उनमें लेजर जो है उसका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए हमारे सिलेबस का भी ये हिस्सा है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि इसका है फ्री टाइम। तो फारिग वक्त जो है ना व्यूअर्स, जिस दौर में ये नज़म लिखी गई तब नहीं था,
क्यों नहीं था? अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी थी, 18 सेंचुरी में हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो पीक पर पहुंच चुकी थी, पहिया बन चुका था, इंडस्ट्री जो है वो फॉल हो रही थी, लोग जो थे वो रूरल लाइफ से अर्बन लाइफ की तरफ मूव कर रहे थे, एग्रीकल्चर सिस्टम से में बूस्ट आ चुका था, इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही थी, एवरीवन वाज बिजी इन हिज लाइफ। तो फिर नो वन इज गिविंग टाइम टू द नेचर, फितरत को कोई वक्त नहीं दे रहा था, फितरत की खूबसूरतियों को इग्नोर किया जा रहा था। तो विलियम डेविस जो हैं, इन्होंने क्या किया, अपनी इस नज़म में उन तमाम प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, उन तमाम बातों को हाईलाइट किया जो उस वक्त का मॉडर्न मैन। अच्छा, अगर हम इस नज़म को आज की जिंदगी में कंपेयर करें तो मोबाइल, इंटरनेट, इसने क्या किया है, हमें और ज्यादा मसरूफ कर दिया। नो डाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज जो रेवोल्यूशन आ चुका है, ईच एंड एवरीथिंग, आप अगर देखें, सोशल मीडिया देख लें, आप टेक्नोलॉजी देख लें, मतलब कोई भी चीज आप उठा के देख लें, पीक पर चली गई है। अगर हम इसे कंपेयर करें 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, अब 21st सेंचुरी के साथ, तो बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। तो आज का जो इंसान है वो तो बहुत ही ज्यादा मसरूफ है, उसके पास फुर्सत नहीं है। तो ये नज़म जो है वो आजकल के जदीद इंसान के ऊपर तंज तनकीद के तौर पर पेश की गई है। तो अब हम व्यूअर्स इसके क्या करते हैं जी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि पोइट ने क्या कहा, और लास्ट पे हम इसके अंदर जो लिटरेरी फिगर्स यूज हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा, अब उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो पोइम है ये कपलेट की सूरत में लिखी गई है। कपलेट बोलते हैं शेर को, शेर दो सतरी जो शेर होता है उसे कपलेट बोलते हैं। ये पूरी पोइम जो है 7 कपलेट्स पर मुश्तमिल है। तो मैंने हाउ टू अटेम्प्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि आप जब रेफरेंस लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू पोइम लिखेंगे। अब जैसे कि लेजर जो है ये कपलेट की फॉर्म में है, तो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, एक कपलेट, ये 2 कपलेट्स देगा, तो आप क्या करेंगे, अगर 2 कपलेट्स होंगे तो आप कहेंगे कि दीज कपलेट्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोइम लेजर। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब आपने क्या करना है, अगर होगी एक कपलेट तो आप क्या कहेंगे, दिस कपलेट हैज बीन, ये चीज आप लोगों ने दुरुस्त कर देनी है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहला कपलेट देखते हैं व्यूअर्स। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो व्यूअर्स पहली कपलेट के इख्तिताम पर उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन मार्क दिया है। व्यूअर्स ये क्वेश्चन मार्क जो है ये रेट्रिकल क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एक सवाल किया कि ये जिंदगी कैसी जिंदगी है जो, केयर स्टैंड्स फॉर व्यूअर्स फिकरात, परेशानियां, ये कैसी जिंदगी है जो फिकरात से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अच्छा जी, हमारे पास वक्त नहीं कि हम ठहरे, जैसे कि मॉडर्न मैन जो है उसके पास वक्त नहीं है, वो अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ चल रहा है, तो उसके पास वक्त नहीं कि वो अपनी रफ्तार को रोक कर पॉज करे, ठहरे, फुल स्टॉप करके कयाम करे। नो, तो विलियम हेनरी डेविस जो हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि जदीद दौर का जो इंसान है उसके पास वक्त नहीं कि वो खड़ा हो, और स्टेयर कहते हैं घूरना, किसी चीज को गौर से देखना, तो वो क्या करे जी, किसी चीज को गौर से देखे। पहली कपलेट जो है वो सबसे पहले एक सवाल पूछ रहे हैं कि इंसान के पास क्यों वक्त नहीं है, वो क्यों इतना मसरूफ है। आपको पता है, अगर आप हर कोई एनालिसिस करे, एज ए स्टूडेंट अगर हम देखें तो स्टूडेंट क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहा जो कि फितरत के लिए कुछ करे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो पोइट हैं उनका फोकस फितरत था, नेचर, तो हमारे पास वक्त नहीं कि हम खड़े हों और किसी चीज को गौर से देखें। नेक्स्ट कपलेट देखें, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज, बोज व्यूअर्स कहते हैं शाखें, दरख्त की शाखें, हमारे पास वक्त नहीं कि हम दरख्त की शाखों के नीचे खड़े हों।
अब व्यूअर्स आपको पता है कि कुदरत का, रब्बे ताला का इतना बड़ा शाहकार है कि एक दरख्त के ऊपर सैकड़ों लाखों पत्ते हैं, और आपको पता है कोई भी पत्ता एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। जिस तरह हमारे फेस, 7 अरब से ज्यादा हम लोग हैं, हमारे फेस एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलते। इसी तरीके से एक दरख्त पर मौजूद लाखों पत्ते होने के बावजूद एक पत्ता दूसरे पत्ते के मुताबिक नहीं होगा। लेकिन इंसान के पास आज वक्त नहीं है कि वो दरख्तों के नीचे खड़ा हो, शाखों को देखे किस तरह खूबसूरत है, एक मजबूत तना और उससे फिर नाजुक सी शाखें, और वो फिर किस तरह इस तरतीब के साथ हैं कि हमें साया फराहम कर रही हैं, और उसके ऊपर फिर मुख्तलिफ किस्म के फलों का दरख्त है तो फल लगते हैं। तो हमारे पास वक्त नहीं कि हम दरख्तों की शाखों के नीचे खड़े हों एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और इतनी देर से देखें जितनी देर तक गाय और भेड़ें जो हैं वो घूरती हैं। तो व्यूअर्स यहां पर इस कपलेट में मॉडर्न मैन के ऊपर तंज की गई है। मॉडर्न मैन जानवरों से भी बदतर हो गया। बदतर से मुराद वो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि जानवर जो है ना वो भी खाते हुए, पानी पीते हुए, चलते हुए इधर उधर देखते हैं, घूरते हैं, एक दूसरी चीजों को देखते हैं। तो शायद कहते हैं कि हमारे पास तो उन जानवरों जितना भी वक्त नहीं, हम मशीनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो चुके हैं कि हमने फितरत के लिए वक्त ही नहीं बचाया। और आपको पता है जी, हर चीज अपने जिस चीज के लिए वो बनाई गई है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपको सुकून मिलना फितरत के पास ही जाकर है। दरख्त के नीचे बैठे हैं आप पुरसुकून हो जाएंगे, आप दरिया के किनारे पर खड़े हैं आप पुरसुकून हो जाएंगे, आप किसी हिली एरियाज में गए हैं आप पुरसुकून हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास इतना वक्त नहीं जितनी देर तक भेड़ें और गायें जो हैं वो घूरती हैं। नेक्स्ट कपलेट देखें व्यूअर्स, नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। वुड्स जंगलात को बोलते हैं। वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम जब जंगलों के पास से गुजर रहे होते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए देखें तो सही कि किस तरह ये जंगल बने हुए हैं। एक दूसरे से चीज कनेक्टेड होती है व्यूअर्स। दरख्तों, एक दरख्त की बात हो रही थी, उसकी शाखों की बात हो रही थी, अब पूरे जंगल की बात हो रही है। किस तरह कभी गौर किया हमने कि ये एक खास जगह पर इतना बड़ा जंगल फैला हुआ है। आपको पता है अमेज़न के जंगल देख लें, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं बहुत सारे ममालिक में, अमेरिका में, मुख्तलिफ ममालिक में आप देख लें कि बेतहाशा जो है ना बहुत बड़े बड़े जंगलात हैं। तो वो कैसे हो गए? खुद ब खुद हो गए। उसका एक प्रोसीजर है, कुदरत कामला ने उसका एक प्रोसीजर रखा है। उसको उसके दूसरे, इस कपलेट के दूसरे शेर में पोइट ने वो हमें क्लियर कर दिया। कैसे? हमारे पास वक्त नहीं, जब हम जंगलात से गुजरते हैं तो देखें, क्या देखें? Where squirrels hide their nuts in grass, कि गुलहरी जो है किस तरह अखरोट क्या कर रही है जी? घास के अंदर छुपा रही है। अब गुलहरी से ये क्या काम लिया जा रहा है? मैं आपको भी अर्ज कर रहा था इसकी पहली लाइन में कि किस तरह ये जंगलात जो हैं वो वजूद में आ जाते हैं। ये जानवरों के जिम्मे काम है। एक जानवर जैसे कि यहाँ पर हमारे पोइट ने स्क्वल्स का जिक्र किया कि गुलहरी जो है वो फल जो है किसी का भी आती है, उसके बाद वो उसे खाया उसने, और थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि अब मैं इसे छुपा दूं, फिर जाके दोबारा इसे निकाल के खा लूंगी। तो वो जब उसमें छुपाती है तो वो भूल जाती है, और वो जो बीज होता है वो फिर एक दरख्त की सूरत में बाहर निकल आता है। तो इसी तरीके से दरख्तों को, वो जो दरख्त 1 से 10, 10 से फिर पूरे जंगल में तब्दील होते हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास इतना वक्त नहीं कि उस छोटे से गुलहरी को देखें कि वो किस तरीके से अखरोट को क्या कर रही है, खा रही है और फिर घास में दबा रही है। नेक्स्ट कंप्लीट है जी हमारी, नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। पॉइंट कहता है कि हमारे पास कुशादा दिन को देखने के लिए भी वक्त नहीं है कि हम कुशादा दिन को देखें। व्यूअर्स, वेस्ट में बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बहुत कम होता है कि वहां पर मतला जो है वो साफ हो और सूरज निकले। तो वो जो है ना, आप अगर ज्यादातर पोइट्री में देखेंगे कि वो प्रेजिंग कंडीशन में होते हैं, धूप को मतलब बड़ा वेलकम करते हैं। तो यहां पर भी उन्होंने यही जिक्र किया कि हमारे पास वक्त नहीं कि हम कुशादा दिन को देख सकेंगे, जिस दिन
साफ है जी आसमान और सूरज निकला है। फिर स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। अच्छा, अब दिन की रोशनी, आपको पता है सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो जब पानी पे पड़ती हैं तो ऐसा मंजर पैदा करते हैं जैसे कि रात को आसमान जो है सितारों से भरा होता है। ना हमारे पास रात को आसमान देखने का वक्त है, ना ही दिन की रोशनी में पानी को, ठीक है जी, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम नदियों को देखें कि उसमें सूरज की रोशनी जो है वो कितनी खूबसूरत नजारा पेश कर रही है। अगले शेर पे आते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट कप्लीट है जी, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। व्यूअर्स, यहां पर ब्यूटी को जो है ना उसने बेसिकली फितरत के साथ के तौर पर बयान किया कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम खूबसूरती को देख सकें। तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया जी, यहां पर समझाने के लिए बिलव्ड का सहारा लिया है कि इंसान के पास वक्त नहीं कि किसी खूबसूरत दुशीजा को देखें, एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और ना ही हमारे पास वक्त नहीं कि हम देखें कि वो किस तरह रक्स करती है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, इस कपलेट और नेक्स्ट कपलेट को पोइट ने दो तरह से बयान किया, एक लिटरेरी तौर पर और एक मेटाफोरिकली। यानी जैसे मैंने भी आपको अर्ज किया ब्यूटीज ग्लैंस, तो ब्यूटी जो है ना यहाँ पर मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुई है। हम लिटरेरी फिगर का जो पोर्शन लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे व्यूअर्स, उसमें इंशाल्लाह आपको सारे पॉइंट्स जो है मैं क्लियर करूंगा। तो यहां पर वो कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं कि हम खूबसूरती को एक नजर के लिए देखें और देखें कि किस तरीके से पांव जो हैं वो रक्स कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट कपलेट देखें, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगन। हमारे पास वक्त नहीं कि हम देखें उसके चेहरे की तरफ जहां से मुस्कुराहट जो है वो उसकी आंखों से शुरू होती है। तो असल में मुस्कुराहट का जो अमल होता है वो सबसे पहले आंखों से शुरू होता है और फिर आपके चेहरे पर अयां होता है। तो इन दोनों कपल्स के लिए मैंने आपको अर्ज किया कि पोइट जो है वो दो मीनिंग बयान कर रहे हैं। एक है लिटरेरी मीनिंग, लिटरेरी अदबी मीनिंग क्या है, द रश ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी जो है ना वो इतनी ही मैकेनिकल है, प्रोवाइड्स पीपल विद नो लेजर। इंसान की जिंदगी इतनी मसरूफ है कि वो कोई भी फुर्सत का वक्त नहीं टू टर्न एट द ग्लैंस ऑफ अ ब्यूटीफुल मेडन, कि हम किसी खूबसूरत दोशीजा की तरफ देखें, एंड मार्वल एट हर डांसिंग फीट, और उसके रक्स करते हुए पांव जो हैं उनकी खूबसूरती को की तारीफ करें। ठीक है जी, ना ही हमारे पास वक्त है कि हम उसके चेहरे की तरफ देखें किस तरह उसका चेहरा मुस्कुराहट जाहिर कर रहा है जो कि आंखों से शुरू हुई। ये तो था व्यूअर्स लिटरेरी सरफेस मीनिंग। अब बिटवीन द लाइंस क्या मीनिंग है, वो है मेटाफोरिकल मीनिंग। उसमें क्या कहना चाह रहा है पॉइंट, ही पर्सोनिफाइड द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की खूबसूरती को वो क्या करता है, तजसीम करता है। किस तरह, अराउंड अस which many often fail to observe due to lack of leisure। इंसान के पास फुर्सत ना होने की वजह से हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया की खूबसूरती देखने का वक्त ही नहीं है। तो इन दो कपलेट्स में वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इंसान इतना मसरूफ है कि दुनिया की किसी भी खूबसूरती को, अब इसमें आप कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल वक्त नहीं है। व्यूअर्स, लास्ट कपलेट के ऊपर आते हैं, A poor life they say full of care। ये कितनी बेचारों वाली जिंदगी है, गरीब जिंदगी है। We have no time to stand and stare। हमारे पास वक्त नहीं कि हम खड़े हों और किसी चीज को गौर से देखें। अच्छा व्यूअर्स, ये जो लास्ट कपलेट है, पोइट जो है वो खुद ही अपनी फर्स्ट कपलेट का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा ना ये कैसी जिंदगी है, ठीक है जी, तो इसका जवाब वो दे रहे हैं कि ये बड़ी ही मसरूफ जिंदगी है, लाचारगी वाली जिंदगी है। इंसान दुनिया के अंदर फितरत से बहुत दूर हो चुका है। तो बेसिकली वो यहाँ पर हमें ये बयान करना चाह रहे हैं। तो पूरी नज़म जो है मॉडर्न लाइफ को क्रिटिसाइज कर रही है। जदीद जिंदगी में इंसान जो है वो हर फितरत की हर रानाइयों से दूर चला गया है। तो ये बेसिकली इस पूरी नज़म का ये खुलासा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसकी समझ आई होगी। अब हम मूव करते हैं लिटरेरी फिगर्स। कौन कौन सी चीजें
इस पोइम में एज ए लिटरेरी फिगर इस्तेमाल हुई हैं। व्यूअर्स, उन्हें एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको उनकी अफादियत बता दूं। अगर किसी स्टूडेंट को लिटरेरी फिगर्स का पता हो और वो जब एक्सप्लेन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कपलेट दे दी जाती है और उसमें कोई भी लिटरेरी फिगर उन्हें मालूम है, तो वो उन्हें एक्सप्लेनेशन में एक तो उसका इस्तेमाल करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, नंबर दो उन्हें एक्सप्लेनेशन के लिए मटेरियल मिल जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। चलें जी, अब हम मूव करते हैं लिटरेरी फिगर्स पे। सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं जी, टोन क्या है जी? टोन है जी सीरियस एंड थॉटफुल। चूंकि पूरी नज़म हमने पढ़ ली, अब आप बताएं कि वो बेसिकली संजीदगी के साथ बात कर रहे हैं, एक बड़ा सीरियस मैटर है कि इंसान के पास वक्त नहीं। नंबर दो थॉटफुल, बड़ी सोचो विचार वाली है कि क्यों नहीं है जी। इस नज़म को पढ़ने के बाद हम एक लम्हे के लिए तो सोचें कि हम कितना वक्त दे रहे हैं फितरत को, हम कितना लुत्फ अंदोज होते हैं। बिल्कुल नहीं वक्त देते। दूसरे नंबर पर व्यूअर्स राइम। ये राइम जो है राइमिंग स्कीम को बोलते हैं। राइमिंग स्कीम के किस साउंड के ऊपर जो है आपका जो कपलेट है उसका पहली लाइन किस पे खत्म हो रही है और दूसरी किस पे हो रही है। तो जैसे कि केयर और स्टेयर, ये दोनों सेम साउंड दे रहे हैं तो हम इन्हें ए देंगे। फिर बोज एंड काउज, ये बी, अब मिलता जुलता नहीं है इसलिए हम उसे बी देंगे। इसी तरह पास ग्रास सी, अब ये उससे नहीं मिलता जुलता। डे लाइट नाइट, ये भी सेम सेम है, डे लाइट लाइट और नाइट, तो इसे हम डी दे देंगे। ग्लैंस डांस ई, कैन बिगैन एफ, केयर स्टेयर जी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है जी? पहली कपलेट ए ए, दूसरी कपलेट बी बी, तीसरी कपलेट सी सी, चौथी कपलेट डी डी, पांचवी कपलेट ई ई, छठी कपलेट एफ एफ और सातवीं कपलेट जो है वो जी जी। तो ये अगर आप मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा। उसके बाद व्यूअर्स डिक्शन। डिक्शन क्या है? यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग। किस किस्म के उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए, क्या किस किस्म का पीस ऑफ राइटिंग थी? फॉर्मल, इसमें कोई इनफॉर्मल बात थी नहीं थी, जितनी भी बात की गई फॉर्मल की गई है। मॉडर्न मैन के ऊपर तनकीद की गई है, जदीद जिंदगी के ऊपर। एलिट्रेशन व्यूअर्स, एलिट्रेशन कहते हैं रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, यानी एक लाइन में एक साउंड की रेपिटेशन। वो देखें, सेकंड बीनीथ बोज, ये रेपिटेशन हो रही है बा साउंड की। फिर है जी फोर्थ, फोर्थ में आ जाए तो आप देखें स्ट्रीम स्टार्स स्काईज, एस साउंड की रेपिटेशन हो रही है। फिर है जी फिफ्थ, फिफ्थ में आ जाए तो ये देखें टाइम टू टर्न, तो टाइम का जो साउंड है टी, टू का टी और टर्न का टी। तो इस पूरी पॉइंट में तीन कपलेट्स ऐसी हैं जिनमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स है जी काकोफोनस। काकोफोनस क्या होता है व्यूअर्स? लाउड एंड हार्श साउंड्स, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनको पढ़ने से हार्श लगे, ऊंचे ऊंचे आवाज हो, अल्फाज हो, जैसे कि स्कॉल, डे लाइट, एनरिच, स्टैंड, ब्यूटीज। ये वो हैं अल्फाज जो कि इस नज़म में थोड़े लाउड वे में बयान किए गए हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे जी? काकोफोनस। नेक्स्ट है व्यूअर्स यूफोनस। यूफोनस काकोफोनस जो है उनका वाइस वर्सा अपोजिट है। तो यूफोनस क्या होते हैं जी? प्लीजिंग साउंड्स, ऐसे अल्फाज जो खुशगवार आवाज पैदा करें, जैसे कि बोज, स्काइज, ग्लैंस, डांस, ईटीसी। तो ये वो अल्फाज हैं जो क्या है जी? प्लीजिंग इफेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, फिर है व्यूअर्स सिमिली। सिमिली क्या होते हैं? किसी के साथ तशबीह करना। अच्छा, इस नज़म में फोर्थ लाइन के ऊपर, यानी सेकंड कपलेट की लास्ट लाइन जो है, फोर्थ लाइन के ऊपर उसने क्या किया जी? सिमिली इस्तेमाल की है। ये देखें, एज लॉन्ग एज शीप और काउस। तो ये एज जो होता है ना, ये और लाइक, ये वर्ड्स होते हैं जो सिमिली को बयान करते हैं। तो एज लॉन्ग एज शीप और काउस, ये सिमिली है। ठीक है। उसके बाद एट्थ लाइन,
8th लाइन में क्या था जी, ये देखें, स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। तो मैंने अभी आपको अर्ज किया कि सिमिली किसे कहते हैं, एज और लाइक के अल्फाज अगर इस्तेमाल हो। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद मेटाफर, मेटाफर एक ही वर्ड आया है, वो है ब्यूटीज ग्लांस। तो कैसे है ये मेटाफर, इसमें हमने बात की, ये बेसिकली फितरत के लिए बयान करने का अमल है। उसके बाद आ जाए व्यूअर्स, नेक्स्ट वर्ड है जी स्नेक डॉकी। ये क्या है, ये है जी रिप्रेजेंट द होल थिंग। बेसिकली एक वर्ड, उसका लिंक क्या है वो देखें जरा। आइज, जिससे क्या बना, ह्यूमन। नंबर 2, बॉज और वुड्स का जिक्र है, तो ये किसको बयान कर रहे हैं, फितरत को बयान कर रहे हैं। स्टार्स का जिक्र हो रहा है, तो ये आसमान और रात को बयान कर रहे हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स पैराडॉक्स, पैराडॉक्स किसे कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं जी सेल्फ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें तजाद होता है। ठीक हो गया। अब यहां पर देखें, पुअर लाइफ, यहां पर पुअर लाइफ इस पोएम में जिक्र हुआ है, उसका क्या मतलब है, वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। दर हकीकत पोएट ने पुअर लाइफ का इस्तेमाल क्यों किया, बेसिकली वो यहां पर पैराडॉक्सिकल इफेक्ट दे रहे थे कि वो कहना कुछ और चाह रहे हैं, मतलब कुछ और है, और वो क्या है, वी हैव नो टाइम। नेक्स्ट देखें, मिटोनमी, मिटोनमी क्या है जी, मिटोनमी है जी अ थिंग रिफर टू समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड। ठीक है जी, उसे हम मिटोनमी कहते हैं। जैसे कि ब्यूटीज ग्लांस, ये किस लिए है जी, फितरत के लिए, फॉर नेचर। तो ये चीज क्या कर रही है जी, फितरत को बयान कर रही है। उसके बाद देखिए जी एंटीथेसिस, एंटीथेसिस कहते हैं अपोजिट आइडियाज। अपोजिट आइडियाज कौन से थे, डे लाइट एंड नाइट। अगर हम देखें इस फोर्थ कपलेट को, तो इसमें आप देखें कि उन्होंने पहली लाइन के आखिर में डे लाइट का जिक्र किया और कपलेट की दूसरी लाइन के आखिर में नाइट का जिक्र किया। तो ये क्या था, एंटीथेसिस किया, एक लाइन में एक चीज, दूसरी लाइन में उसके अपोजिट बयान किया। फिर है जी इमेजरी, इमेजरी कौन सी यूज हुई है, विजुअल, देखने की बातें हो रही हैं कि हम जंगल को देखें, गुलहरी को देखें, ठीक है जी, गाय देख रही है तो शीप देख रही है, तो देखने का अमल विजुअल। तो ये क्या है जी, इमेजरी कौन सी यूज हुई है, इस्तेमाल हुई है, विजुअल। उसके बाद सिंबल कौन सा इस्तेमाल हुए, सिंबल हुए व्यूअर्स स्टार्स, जो क्या कर रहे हैं, उम्मीद बयान कर रहे हैं। स्टार्स उम्मीद के लिए होते हैं, और नाइट जो सिंबल है वो है इवलनेस और ब्यूटी के लिए। दो सिंबल्स इसने डब्ल्यू एच डेविस जो है उन्होंने इस्तेमाल किए, एक स्टार्स जो उम्मीद, होप, और नाइट जो है वो बुराई और खूबसूरती को बयान करते हैं। व्यूअर्स उसके बाद है जी इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट क्या होता है व्यूअर्स, इंजॉयमेंट के लिए आप देखिए सिक्स्थ कपलेट, दिस वन कपलेट, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगन। ये व्यूअर्स जो इंजॉयमेंट होता है ना, ये पोइट इस्तेमाल करते हैं जब अपनी कपलेट को वो क्या करते हैं जी, एक लाइन पर खत्म नहीं करते बल्कि अपनी उस बात को अगली लाइन में भी ले जाते हैं। यानी कि किसी भी किस्म का कोई पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल ना कर रहे हैं, करके पोइट जो होता है ना वो अपनी बात उसे कपलेट के स्टैंजा के किसी दूसरे हिस्से में ले जाए, दैट इज कॉल्ड इंजॉयमेंट। तो ये जो हमारे सिक्स्थ कपलेट है ना, ये हमें देखिए माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगन। तो यहां पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और पोइट ने यहां इंजॉयमेंट किया है, यानी पिछली बात का तसलसल अपनी कपलेट की दूसरी लाइन में इस्तेमाल किया है। फिर व्यूअर्स थीम क्या है, फितरत, फितरत के बारे में बात करें, हमारे पास वक्त नहीं कि हम फितरत को देखें। और व्यूअर्स स्टाइल क्या है, पोएटिक है। तो ये व्यूअर्स जो हमारे लिटरेरी फिगर्स हैं, ये जब आप अपनी एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिमिली, द पोएट uses simile to highlight the concept of his poem। ठीक है जी, इस तरीके से आप लिटरेरी फिगर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल पोइम के अंदर होता है। अगर आप उसे एग्जामिनर को अगर आप बता देते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करके,
तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।